नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुणे पोर्श हिट एंड रन केस के बारे में। यह केस आजकल बहुत अधिक चर्चाओं में है, बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं इस केस की जो कार्यवाही चल रही है बहुत ही अजीबो-गरीब ढंग से चल रही है। लेकिन इस केस के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से समझ लेना ज़रूरी है। तो इसीलिए सभी चीज़ों पे बातचीत करेंगे, परीक्षा को भी ध्यान रखते हुए हर एक चीज़ हम लोग समझते जानते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल की स्थिति यह है कि भाई पुणे के अंदर ये घटना हुई है। यह घटना हुई है शनिवार की देर रात को, यानी कि लगभग जो समय था यह संडे का सुबह का समय माना जा रहा है। इस दौरान एक शराब पिए हुए व्यक्ति ने, यह कार चला रहा था व्यक्ति, पोर्श कार थी, काफ़ी ज़्यादा महँगी कार है। इस कार को चला रहा था और कार को चलाते हुए 2 बाइक सवार लोगों को हिट किया, जिससे उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। अगर आप लोग कार की स्थिति देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज है कार, तो इससे पता लग रहा है कि कार की स्पीड जो थी वह कितनी ज़्यादा रही होगी और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में कार थी, बाइक सवार लोगों को उस समय इसने हिट किया, जिससे उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। जितने लोगों ने वहाँ पर इंसिडेंट देखा उन लोगों ने एग्जाम्पल यह भी दिए हैं कि जो पीछे सवार था बाइक पे, उस व्यक्ति को 20 फीट ऊपर तक उछाल दिया गया था उस टक्कर के द्वारा। वहीं जो दूसरा व्यक्ति था जो बाइक चला रहा था, वो है व्यक्ति तुरंत जाकर के एक पास खड़ी हुई कार से जा टकराया, जिससे दोनों की ही ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। इतना गंभीर था पूरा मामला। और यह पूरा केस जो है यह गंभीर तब बन गया जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा मजाकिया रूप से सजा सुना दी गई व्यक्ति को। इतना गंभीर केस, 2 लोगों की जान चली गई, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए काफी छोटी चीजें थी। जब आप सजा को सुनेंगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे तुच्छ सजा दी गई है। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट काफी बढ़ गया है और न्याय की मांग भी तेजी से हो रही है। यही हमारे पास न्यूज़ है कि पुणे में तेज रफ्तार लग्जरी कार पोर्श के द्वारा 2 बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी गई है, जिससे कि उनकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई है। पूरा मामला समझेंगे, काफ़ी सारी खास चीज़ें हैं समझने के लिए हमारे देश में, और हिट एंड रन केस जो है वह अमूमन चर्चाओं में रहते ही हैं। ये भी हम लोग देखते जानते समझते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न देख लेते हैं जो आपसे किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि चीज़ें क्लियर हैं तो आंसर कॉमेंट ही करना है, इससे अधिक कुछ और आपको नहीं करना है। बीच बीच में आपसे व्यूज़ पूछूंगा तो आप अपने व्यूज़ बताइएगा कि कौन सी स्थिति आपको कैसी लग रही है, कितना सही है, कितना गलत है, बता के ज़रूर जाइएगा। वहीं यह पूरा मामला इतना खास है कि आपकी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ज़रूरी है कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी नोट्स बना लीजिएगा। एक न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि संस्कृति आईएएस शुरू करने वाला है समर सेल ऑफर। तो देखिए यह जो ऑफर है यह 1 से 5 जून के लिए वैलिड रहेगा। इस दौरान आपको सभी हमारी जितने भी ऑनलाइन है, लाइव है, पेन ड्राइव कोर्सेज हैं या टेस्ट सीरीज कोर्स है या डीएलपी कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज पर आपको 50 से 75% तक की छूट दी जाएगी। और इस पूरे के पूरे जो ऑफर है इसमें जो कोर्सेज शामिल हैं उनकी लिस्ट भी आप लोग के सामने है। तो आप अगर कोई भी कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑफर की समय सीमा में कॉन्टैक्ट कीजिएगा और उसके बाद आप अपना कोर्स ले लीजिएगा, जो परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे और समझते हैं पूरा का पूरा मामला किस प्रकार रहा। तो देखिए जो ये पूरा इंसिडेंट होता है शुरू होता है शनिवार की शाम को। शनिवार शाम पुणे के अंदर एक जाने माने रियल एस्टेट डेवलपर जिनका नाम है विशाल अग्रवाल, इनका ही यह पुत्र है जिसके द्वारा ही पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इनका जो ये लड़का था 17 वर्षीय उम्र है, मतलब बहुत ही छोटा है, अभी 18 वर्ष का भी नहीं हुआ है, कार चलाने योग्य नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी इसके पास नहीं है, आप इतना समझ गए होंगे। लेकिन कार है इसके पास, क्योंकि परिवार जो है यह काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न है। आपके लिए इतनी महंगी कार लाए हैं, कितने की कार होगी? देखो जिस कार की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस कार के माध्यम से एक्सीडेंट हुआ है ना, इस कार की जो कीमत है, इसका बेस प्राइस है 1.60 करोड़ रुपए। अगर हम लोग बात करें सभी चीज़ें जोड़ने के बाद कितने की पड़ेगी, तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए की यह कार पड़ती है। इन्होंने अपने लड़के को यह कार दी थी मार्च के महीने में। उसके बाद से यह कार जो है यह सड़कों पे दौड़ रही थी पुणे के अंदर। इस कार के बारे में एक बात और ध्यान देने वाली यह है कि इस कार के ऊपर कोई भी नंबर प्लेट नहीं है। यह कार जो थी डीलर के माध्यम से इन्होंने मंगवाई थी अपने लिए। मंगवा लेने के बाद इन्होंने एक स्पेशल नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर दिया। मतलब ये चाहते थे महंगी कार है तो खास नंबर के साथ चले, कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी नंबर इसके ऊपर ना दिखे, जिसके लिए इन्होंने 45,000 रुपये भी खर्च कर दिए थे। लेकिन इन्होंने अपने यहाँ पर इस कार को रजिस्टर नहीं करवाया। जो सरकार की रजिस्ट्रेशन फी थी इन्होंने वो नहीं दी, बस सब मात्र 1758 रुपये देने थे इनको, इन्होंने वो नहीं दी, लेकिन करोड़ों रुपए की इन्होंने कार खरीद ली। इस वजह से ये कार 1 महीने से ज़्यादा समय से दौड़ रही थी पुणे की सड़कों पर। तो इंसिडेंट जो होता है ये शनिवार की शाम को होता है। इनका जो है लड़का होता है 17 वर्षीय लड़का, ये अपने 10-11 दोस्तों को इकट्ठा करता है, उनसे मिलता है और उनसे कहता है कि देखो 12वीं का रिजल्ट आया है, बहुत खुशी की बात है, अब हम लोग स्कूल की ज़िंदगी से आज़ाद हो गए हैं। सबको ऐसा ही लगता है ना उस समय। तो अब इन्होंने भी ऐसे कि स्कूल की ज़िंदगी से आज़ाद हो गए हैं, आओ पार्टी करें। पार्टी कहाँ करनी है जी? चलना है पब।
सभी दोस्त मान गए, भाई ठीक है चल रहे हैं पब। अब ये पब पहुंच जाते हैं, पब में पहुंच के एंजॉय करते हैं, खाते हैं और साथ में शराब भी पीते हैं। शराब पीना और यहाँ इनका पार्टी करना की स्थिति जो थी वह इस कदर थी कि इन्होंने एक पब में रुक करके मात्र 90 मिनट का समय बिताया और 90 मिनट का समय बिताते बिताते इन्होंने 48,000 रुपए खर्च कर दिए। जिस पहले पब में ये गए थे वहां के स्टाफ ने इनको देखा, काफी ज्यादा इन्होंने पी ली थी, तो उन्होंने शराब सर्व करने से मना कर दिया कि नहीं देंगे। इन्होंने बिल पे किया, ये उठ गए वहां से और निकल चुके थे। फिर ये है दूसरे पब के लिए। दूसरे पब में पहुंचे, सेम स्थिति, इन्होंने सेम तरह से एंजॉय की। अब इसी प्रकार से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि रात काफी ज्यादा हो गई थी। दूसरे पब से निकले, रात को ये सड़कों पर घूम रहे थे, पिए हुए थे पता लग रहा है। तो ये जो लड़का था यह इस समय कार चला रहा था, काफी ज्यादा पिया हुआ था और रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। तो इस दौरान जितने लोगों ने इंसिडेंट देखा या जो चीजें सीसीटीवी वगैरह में रिकॉर्ड हुई हैं उनके माध्यम से पता लग रहा है कि कार की जो गति थी लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी कि काफी ज्यादा तेज थी जिस समय कार ने हिट किया था बाइक को। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि इंसिडेंट काफी ज्यादा गंभीर रहा और दोनों लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। जिन दो लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हुई है उनकी पहचान की गई है अनीश अवधिया और अश्वनी कोस्ट के रूप में। ये दोनों लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और यह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और यह अपने काम की वजह से ही पुणे में रह रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि यह इस प्रकार का इंसिडेंट देखेंगे। और जनरली होता भी यही है, हम लोग देखते हैं अपने घर में कि हमारे जो माता पिता वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि देखो बेटा समय से आओ समय से जाओ, सब चीजें ठीक रहेंगी, क्योंकि पता नहीं होता कब हमारे साथ में क्या हो जाए। इन्हें भी नहीं पता था, हो सकता है कि शायद इनकी शिफ्ट वगैरह खत्म होती हो और उसी समय रोज आते हो, लेकिन वो दिन इनके लिए काफी ज्यादा अलग रहा। तो इनके साथ ये पूरी की पूरी दुर्घटना इस प्रकार से हुई। ये जो दोनों लोग हैं ये दोनों लोग यही हैं जिनकी इस घटना में मौत हो गई है। अब देखिए ये पूरा का पूरा इंसिडेंट तो हुआ, पुलिस ने चीजों को देखा जाना समझा और देखते जानते समझते हो पुलिस ने फिर पूरा का पूरा केस दर्ज किया। ये कुछ फोटोज वगैरह निकली हैं सीसीटीवी के माध्यम से जो ये एंजॉय वगैरह कर रहे थे और कार की स्थिति आप लोग देख ही चुके हैं। तो पुलिस ने फिर केस दर्ज किया। जो केस इनके ऊपर दर्ज हुआ था वह दर्ज हुआ था इसके ऊपर महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम, इसके अलावा आईपीसी के कई सेक्शन लगे थे। अगर हम लोग सेक्शन की स्थिति समझे तो 304A, 279, 337, 338, 427 इन सभी सेक्शन में खास तौर पे बात की गई है कि जो आप लापरवाही कर रहे थे, उतावलेपन की स्थिति में थे, या फिर यहाँ बात की गई है लापरवाही से आपने गाड़ी चलाई है। तो यह सभी बातें यहाँ पर हुई थी और इसी के तहत पूरा का पूरा केस दर्ज किया गया था। हालांकि एक स्थिति यहाँ पर यह स्पष्ट थी कि जो यह व्यक्ति था कार चालक, यह मात्र 17 वर्षीय था, यानी कि आप अभी 18 वर्ष के नहीं हुए हैं। अभी आपको एज अ किशोर कंसिडर किया जाएगा और किशोर की स्थिति में आपका जो केस होता है वह सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं चलता। आपका केस कैसे चलेगा? जुवेनाइल बोर्ड के तहत केस चलेगा आपका। तो यही हुआ यहाँ पर, इसका जो केस था यह केस चलता है जुवेनाइल बोर्ड के तहत। और जुवेनाइल बोर्ड एक मजाकिया जजमेंट देता है, यह भी हम लोग देखते हैं। जब जुवेनाइल बोर्ड के सामने केस चल रहा था तो जुवेनाइल बोर्ड ने देखा कि भाई घटना तो पूरी हुई है, यानी कि मामला गंभीर है, ड्रंक एंड ड्राइव का केस भी लगना चाहिए इसके ऊपर। पी के तो गाड़ी चला रहे हैं, अलाउड नहीं है, ड्रंक एंड ड्राइव का केस लगना चाहिए, लेकिन चीजें अलग रही। ड्रिंक एंड ड्राइव के अलावा भाई आपने 2 लोगों को आपके एक्सीडेंट से, आपकी कार की वजह से वह लोग भाई मृत्यु हो गई है उन लोगों की, तो भी मामला गंभीर था। लेकिन जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने यह केस चलता है तो उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहता है कि सजा तो मिलेगी, और सजा इस रूप में मिलेगी कि आपको भाई दुर्घटनाओं के बारे में 300 शब्दों का एक निबंध लिख के दिखाना है हमें। इतना ही नहीं, आपकी दूसरी सजा होगी 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने की, और इसके अलावा आपकी अभी उम्र नहीं हुई है, आप अंडर एज हैं, फिर भी शराब पीते हैं, तो फिर शराब पीने की वजह से आपकी डॉक्टर वगैरह के द्वारा या काउंसलर के द्वारा आपकी काउंसलिंग की जाएगी ताकि आप इन सभी चीजों से छूट जाएं। ये एक सजा मिली है व्यक्ति को। सजा ये उस केस में मिली है जिसमें इसने शराब पी के गाड़ी चलाई थी और 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब जैसे ही ये जजमेंट आई, इस जजमेंट की वजह से भाई पूरे जितने भी लोग थे, लोगों के दिल में आक्रोश उत्पन्न हुआ। लोगों ने कहा भी भाई इस प्रकार का मजाक के जजमेंट हम स्वीकार किसी कीमत पर नहीं करने वाले हैं, और न्याय मिलना चाहिए जिनकी इस घटना की वजह से मौत हुई है। बेशक आप अमीर हैं, पैसे वाले हैं, और स्थिति फिर भी स्वीकार नहीं की जाएगी। और यही तो कारण है, हम लोग इसी वजह से मानते हैं ना ये चीज कि हमारे देश का जो कानून है वह अमीर लोगों के लिए अलग और गरीब लोगों के लिए अलग है। अगर भाई देखो, आप गरीब हैं, आपने चाहे छोटा ही अपराध क्यों ना किया हो, लेकिन अपराध को अपराध ही माना जाएगा और सजा पूरी पूरी दी जाएगी। लेकिन अगर आप अमीर हैं, धनवान व्यक्ति हैं, तो आपके लिए सजा हो सकता है कि आपको ऐसे ही लिखने का मौका मिल जाए, या आपको कह दिया जाए कि ट्रैफिक पुलिस 15 दिन तक काम ही कर लीजिए और आपकी काउंसलिंग करवा दी जाएगी। तो इसीलिए तो कह देते हैं कि भाई बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा एग्जैक्टली ऐसी स्थिति तो हमें देखने को मिल रही है। इसी वजह से बहुत बार जो होता है ना, हम लोगों का मन हमारे देश की न्याय व्यवस्था से बहुत जल्दी ही उठ जाता है, क्योंकि इंसिडेंट तो गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं। जितने भी आपको क्या लगता है, गंभीर इंसिडेंट नहीं है? और क्या लगता है, क्या यह जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा सजा दी गई, क्या ये सजा बिल्कुल ठीक है?
तो अभी जो चीज़ें हैं भाई बिल्कुल अटक गई हैं, यहाँ से तो इनको फ्री कर दिया गया है, अब ये बाहर हैं फिलहाल व्यक्ति। इतना ही नहीं, लेकिन इसके बाद डिमांड उठी है, मांग उठी कि जी न्याय होना चाहिए और इसके लिए भाई अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की जो बात है वह खुद स्वयं जो यहाँ पर पुलिस आयुक्त हैं उन्होंने खुद कहा है कि देखो जी मैं खुद चाहता हूँ कि ये सभी काम हो और इसलिए हम खुद जिला न्यायालय के अंदर अपील करेंगे और चाहेंगे कि इस मामले की ठीक से सुनवाई हो, क्योंकि यह सभी चीज़ें बहुत ही मजाकिया स्थिति में भी ली गई हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो मंत्री वगैरह हैं अलग अलग, वह लोग भी अलग अलग नेता यही डिमांड कर रहे हैं कि जी न्याय सुनिश्चित होना चाहिए और व्यवस्था ठीक की जानी चाहिए। तो यह व्यक्ति तो यहाँ फ्री हो गया है। अब जिसने मेनली एक्सीडेंट किया वह फ्री हो गया, लेकिन इसके चक्कर में बहुत सारे लोग फंस गए हैं। कौन कौन फंसा है? देखो मैंने आपको बताया कि देखो मुंबई के अंदर एक खास कानून है। मुंबई में खास कानून यह है कि अगर आपको शराब पीनी है किसी पब में जाकर तो आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि यह अलग अलग पब में गए, तो पब में जाने की वजह से क्या हुआ कि आप 17 वर्षीय थे फिर भी आपको शराब मिल गई। अब शराब मिल गई तो क्या हुआ कि जिन पबों में ये गए थे उन रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है और उनके जो मेन अधिकारी वगैरह थे, मतलब जो मेन ऑनर वगैरह हैं उसके या मैनेजर हैं, उन लोगों को हिरासत में ले लिया है कि भाई आपने अंडर एज लोगों को क्यों शराब सर्व की, जबकि हमारे जो राज्य का कानून है वह अलाउ नहीं करता, तो आपने कानून को तोड़ा है, सजा आपको मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा जो मेन आरोपी था, आरोपी के पिता को भी हिरासत में ले लिया गया, हालांकि वह भाग गया था लेकिन फिर भी पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसके ऊपर 2 धाराओं के तहत केस फिलहाल दर्ज किया गया है। दोनों ही धाराएं किशोर न्याय अधिनियम की हैं। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 कहती है कि आपने बच्चे की जानबूझकर उपेक्षा की है और बच्चे को मानसिक या शारीरिक बीमारियों के संपर्क में लाने के लिए कार्य किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपको पता था कि आपका जो लड़का है उसकी उम्र 17 वर्षीय है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, अभी वह गाड़ी चलाने के योग्य नहीं है। उसके बावजूद आपने उसको गाड़ी दी, गाड़ी चलाने दी और आपने उसको फ्री छोड़ दिया। वहीं आपको यह पता था कि आपका लड़का शराब भी पीता है, उसके बावजूद आपने उसको पार्टी की इजाजत दी, इसलिए धारा 77 के तहत केस लगेगा। बच्चे को मादक शराब या ड्रग्स उपलब्ध आपने होने दिया, कराने के लिए पूरा अवसर दिया था, सब चीज़ों की अनुमति दी, आपको रोकना चाहिए था। तो यह केस जो है पिता के ऊपर दर्ज किया गया है। पिता अभी हिरासत में है, लड़का बाहर है। डिमांड की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाएंगे और केस को आगे बढ़ाएंगे और न्याय सुनिश्चित करेंगे। हालांकि अभी तक चीज़ें किस प्रकार से होने वाली है नहीं पता, लेकिन इस पूरे के पूरे मामले के दौरान हम लोगों ने एक खास चीज़ तो समझ ली अब तक इस पूरे जजमेंट के आधार पर, कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने समझ लिया था कि देखो जी आपको समझ लेना है कि कोई बड़ा अगर है तो वह अमीर व्यक्ति है, उसके पक्ष में न्याय होगा तो चीज़ें ठीक होंगी। एक हिट एंड रन केस हमारे देश में जो बहुत ज़्यादा फेमस है, सबको पता होगा, यह हिट एंड रन केस तो आप लोग अच्छे जानते हैं किस प्रकार की स्थिति में रहा। तो कुछ सबसे ज़्यादा फेमस तो मुझे लगता है शायद देश भर में यही रहा होगा। लेकिन अब आगे का मामला क्या है यह समझ लेते हैं। अब आगे की स्थिति यह हुई है कि देखो जो यहाँ पुलिस आयुक्त हैं वो, और इसके अलावा अलग अलग नेता, मतलब बहुत सारे लोग हैं, वह ये डिमांड कर रहे हैं कि देखो जिस प्रकार का ये इंसिडेंट है, यह व्यक्ति कहीं से भी हमें किशोर नहीं लग रहा है। किशोर होने का अर्थ जो हमारा कानून कहता है, जैसे जुवेनाइल एक्ट ही है, तो जुवेनाइल एक्ट यह कहता है कि हमारे देश में किशोर उस व्यक्ति को माना जाएगा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। लेकिन उस सब के बावजूद एक खास प्रावधान जोड़ दिया गया था वर्ष 2015 में संशोधन के माध्यम से, कि व्यक्ति की अगर मानसिक और शारीरिक स्थिति एक 17 वर्षीय व्यक्ति के अनुरूप नहीं है, 16 वर्षीय व्यक्ति के अनुरूप नहीं है, वह एक वयस्क की तरह सोच सकता है, समझ सकता है, तो ऐसी स्थिति में अगर वह किसी अपराध को अंजाम देगा तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ जो केस है वह एक अडल्ट के अकॉर्डिंग ही चलाया जाएगा। यह मामला फिलहाल बहुत अधिक तूल पकड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जिस प्रकार की यह घटना है, यह घटना एक माइनर नहीं कर सकता, यह घटना एक अडल्ट के द्वारा की गई है। आप शराब भी पी रहे हैं, कार भी चला रहे हैं, आप कहाँ से छोटे रह गए? आप कहीं से छोटे नहीं हैं, आप माइनर तो नहीं है। जब आपने सारे काम जिंदगी में सोच लिए कि मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़े के अनुरूप कर सकता हूँ, तो फिर आपका जो अपराध है वह भी एक बड़े व्यक्ति के अकॉर्डिंग, एक अडल्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। वही तेजी से डिमांड फिलहाल की जा रही है कि इस केस को आप अडल्ट के अकॉर्डिंग चलाइए, यानी कि जो व्यक्ति है उसको आप माइनर ना माने, अडल्ट माने। अब कभी भी जब किसी व्यक्ति के ऊपर एक वयस्क के समान कार्रवाई की जाती है, यानी कि अभी आपकी उम्र पूरी 18 वर्ष नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जो कार्रवाई है वह 18 वर्ष के व्यक्ति के अकॉर्डिंग चलाई जाएगी, तो स्थिति क्या क्या होती है यह हम लोग को समझना जरूरी है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ से हम लोग के प्रश्न अच्छे खासे बन सकते हैं। देखो हमारा जो कानून है देश का, किशोर न्याय अधिनियम वर्ष 2000 में तैयार किया गया था। इसके अंदर ना कभी भी इन चीजों को सोचा ही नहीं गया था कि एक 15 साल का व्यक्ति, 16 साल का व्यक्ति, 17 साल का जो व्यक्ति है वह एक अडल्ट की तरह अपराध करेगा। हम लोग मानते थे कि बच्चे मासूम होते हैं, ठीक है कुछ गलतियां हो गई, लेकिन एक जघन्य अपराध, संगीन अपराध तो ये लोग नहीं कर सकते, हम लोग यह मानते थे। पहली बार इंसिडेंट देखा गया जब दिल्ली रेप केस हुआ, दिल्ली गैंग रेप केस तो सबने सुना होगा ना किस प्रकार से था, कितना ज्यादा यह सनसनीखेज मामला था। तो दिल्ली गैंग रेप केस की वजह से फिर यह चीजें समझ में आने लगी कि बिल्कुल पॉसिबल है
एक अंडर एज व्यक्ति भी सभी काम कर सकता है। आप जघन्य अपराध कर सकते हैं, आप संगीन अपराध कर सकते हैं, और अगर आप अंडर एज होते हुए संगीन अपराधों को कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको सिर्फ इस आधार पे तो बाहर नहीं छोड़ देना चाहिए कि आप अंडर एज हैं, आप माइनर हैं। अपराध तो आपने पूरा पूरा किया, सिर्फ माइनर मानते हो छोड़ दिया जाए तो क्या ये न्याय होगा? बिल्कुल यही स्थिति थी निर्भया रेप केस के अंदर। एक उसमें ऐसा एक्यूज था जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, तो उसकी वजह से चीजों को सोचा समझा गया। वर्ष 2015 में हम लोग यह देखते हैं कि उस समय विचार रखा गया कि क्या ऐसा होना चाहिए कि हम लोग किशोरों की एज को, या हमारे देश में जो बालक माना जाता है व्यक्ति 18 वर्ष तक माना जाता है, तो क्या बालक के लिए जो हम परिभाषित उम्र मानते हैं क्या उसको घटा दिया जाना चाहिए? इसके लिए एक समिति गठित की गई जिसको कहते हैं JS वर्मा समिति। इस समिति के सामने बातें रखी गई कि देखो जी ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, आगे भी हो सकते हैं, तो क्या माना जाना चाहिए? क्या हम लोग को किशोर की उम्र या जो बालक की उम्र हमने निर्धारित की है कम कर देनी चाहिए? 18 वर्ष की जगह अब हम एक 16 वर्षीय व्यक्ति को मान सकते हैं कि आप अब किशोर नहीं रहे? क्या ऐसा हो सकता है? तो जो ये JS वर्मा समिति थी, इस समिति ने यहाँ पर यह विचार प्रस्तुत किया कि देखिए, अगर आप सभी के लिए इस व्यवस्था को समान कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं ये समर्थन नहीं दूंगा कि आप हमारे देश में जो बालक की परिभाषा है, जो उसके लिए निर्धारित उम्र है, उसको 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दीजिए और 16 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क मानने लगी। ये हम कभी स्वीकार नहीं करते, ना ही ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर काफी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। हाँ, मैं आपको एक खास यहाँ पर विचार दे सकता हूँ, एक पॉइंट दे सकता हूँ, वो ये है कि मान लीजिए अगर कभी भी कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है और 16 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति चीजों को समझते जानते हुए, उसको सब कुछ पता है, वो जानता है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका काम के क्या परिणाम होंगे, क्या प्रभाव होंगे, क्या चीजें हो सकती हैं, वो हर एक चीज जानते समझते हुए भी अगर ऐसा काम कर रहा है, कोई संगीन अपराध, कोई जघन्य अपराध कर रहा है, तो उस स्थिति में आप इतना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो मामला चल रहा है वो एक जुवेनाइल के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, वह एक सामान्य व्यक्ति के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। बस इतना सही व्यवस्था मैं आपके लिए करवा सकता हूँ। तो JS वर्मा समिति के माध्यम से विचार प्रस्तुत किया गया, तो इसके लिए फिर संशोधन किए गए किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंदर। 2015 में संशोधन हुए, इसमें प्रावधान जोड़ दिया गया कि अगर विशेष स्थिति है, अपराध गंभीर है, तो उस स्थिति में जो मामला चल रहा होगा व्यक्ति के ऊपर वो एक सामान्य व्यक्ति के अकॉर्डिंग चलाया जा सकता है। और आज के समय में जो डिमांड हो रही है व्यक्ति के लिए, जो एक्यूज्ड है इसके अंदर प्राइम एक्यूज, उसके लिए यही डिमांड हो रही है कि उसका जो मामला है एक सामान्य व्यक्ति के अकॉर्डिंग चलाया जाए, ना कि एक बालक के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने जो काम किया है वह काम एक बालक का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कभी भी ना सीधे तौर पर अपने मन से, ऐसा भी नहीं है कि ठीक है प्रावधान हो गया तो आपका जो मन आ रहा है आप अपने मन से पूरा का पूरा मामला चला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है फिलहाल? तो देखिए इसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यह प्रोसेस कहता है कि देखिए पहली बात तो विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए, तब मामला चलेगा। विशेष परिस्थितियां यह कहती हैं कि भाई जघन्य अपराध हो, अगर जघन्य अपराध होगा तब जाकर के चीजों को समझा जाना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर व्यवस्था यह की गई है कि देखिए हमारा जो यह अधिनियम है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, इसकी धारा 15 में बताया गया है कि कब आप विशेष परिस्थितियों के तहत और कैसे, किस प्रकार से आप किसी किशोर को सामान्य मानते हो उसके विरुद्ध मामला चलाएंगे। तो यहाँ पर यह मेंशन किया हुआ है कि पहली बात तो जो प्राइम आपका एक्यूज्ड है उसकी उम्र 16 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, व्यक्ति की उम्र इस प्रकार होनी चाहिए। वही दूसरी बात यह कि आपको व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को समझना होगा कि उसकी शारीरिक क्षमताएं और उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं क्या वह 16 वर्ष के उम्र के व्यक्ति के अकॉर्डिंग ही है, या वह व्यक्ति जो समझ रखता है वह समझ 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति के अकॉर्डिंग रखता है, ये आपको देखना होगा। तो ये देखने समझने के लिए आपको एक प्रारंभिक मूल्यांकन करना होगा। यदि आप प्रारंभिक मूल्यांकन करते हैं और पाते हैं कि व्यक्ति है तो 16 वर्ष का या 17 वर्ष का, लेकिन वो सोचता समझता जानता 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति के अकॉर्डिंग है, तो फिर आपको अनुमति मिल जाएगी। तो इस पूरे कार्य के लिए जो खास मामला था वह यही निर्धारित किया गया कि इसके अकॉर्डिंग होगा, और इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई। समय सीमा यह निर्धारित की गई है कि जो आपका प्राइम एक्यूज्ड है, जब आप उसको पहली बार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रस्तुत करते हैं, अगर आपको ये काम करना है तो ये काम पहली बार प्रस्तुत किए जाने के 3 महीने के भीतर ही हो जाना चाहिए। जब आप यह काम कर रहे होंगे, यानी कि जब आप प्रारंभिक रूप से मूल्यांकन करेंगे व्यक्ति की शारीरिक मानसिक क्षमताओं का, उसके दिए गए द्वारा किए गए कार्यों का, तो इस मूल्यांकन के दौरान आपका जो बोर्ड होगा उस बोर्ड में एक बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा विशेषज्ञ का होना जरूरी है, ताकि वह अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसके द्वारा बच्चों के साथ विपरीत परिस्थिति में किए गए कार्य के अकॉर्डिंग, अनुभवों के अकॉर्डिंग वह चीजों के निर्धारण में आपकी सहायता कर सके।
इसका होना जरूरी है। अगर बाई चांस किसी कारण से इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपके बोर्ड में नहीं होता तो आप फिर किसी बाहर के व्यक्ति से जो इस प्रकार की विशेषज्ञता रखता हो, आप उससे एडवाइस ले सकते हैं चीजों के अंदर, पर कम से कम एक व्यक्ति का होना जरूरी है, यह भी निर्धारित किया गया प्रावधान में। अब मान लीजिए कि आपने बोर्ड बना लिया, एक व्यक्ति आ गया बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ, बाकी आपका जो बोर्ड है वह सब है। अब आप किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे कि निर्धारित हो सके कि व्यक्ति ने जो अपराध किया है या जो उसकी क्षमताएं हैं वह 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति की है या उसके कम उम्र के व्यक्ति की है। तो आपको समझना होगा कि उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमताएं किस प्रकार की, यानी कि उसका ज्ञान, सोचने समझने की क्षमता, शारीरिक बल वगैरह, इन सभी चीजों को देखना होगा। वहीं उसके बाद आपको यह देखना होगा कि व्यक्ति ने जिन परिस्थितियों के अंदर अपराध किया है, क्या समझता था वह व्यक्ति, उसके बाद में क्या क्या परिस्थितियां थी, किस कारण से उसने वह अपराध किया है, आपको यह भी समझना होगा। वहीं साथ साथ आपको इस दौरान यह भी समझना होगा कि व्यक्ति ने जो कार्य किया है, क्या वह उसके परिणामों को, प्रभावों को समझता था या नहीं समझता था। यदि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमताएं अधिक हैं, 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति की, व्यक्ति ने जो काम किया सब कुछ जानते समझते हुए किया, उसको पता था कि मैं जो जो चीजें कर रहा हूँ वह गलत कर रहा हूँ। जैसे कि इस केस में हम पता लग रहा है कि आप 17 उम्र के हैं लेकिन उसके बावजूद आप शराब पी रहे हैं, आपको पता है लाइसेंस नहीं है, फिर भी आप कार चला रहे हैं, इतनी महंगी कार चला रहे हैं, आपको पता था कि आप गलत काम कर रहे हैं। किन परिस्थितियों में घटनाएं हुई हैं आपको वह भी समझनी होगी। यदि आप इन सभी मूल्यांकन के आधार पर, इन सभी चीजों को समझने के आधार पर यह पाते हैं कि हाँ जी, जो व्यक्ति है वह जो क्षमताएं रखता है वह 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के रखता है, तो बिल्कुल मामला जो है वह सामान्य व्यक्ति के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा। और सामान्य व्यक्ति के अकॉर्डिंग यानी कि एक अडल्ट के अकॉर्डिंग जो केस चलाया जाएगा वह इस प्रकार चला जाएगा कि सबसे पहले तो किशोर न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि भाई व्यक्ति पे केस चलना चाहिए सामान्य के अकॉर्डिंग या नहीं चलना चाहिए। अगर चलता है, चीजें निर्धारित होती हैं वगैरह वगैरह, देखा जाता है कि व्यक्ति दोषी भी है चीजों के अंदर, तो उसके बावजूद भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं जो हमारे प्रशासन की बनती है, न्यायपालिका की बनती है, वह यह बनती है कि जब तक व्यक्ति 21 वर्ष की उम्र का नहीं हो जाता, अगर मान ली सजा आप उसको दे भी रहे हैं तो सजा की स्थिति भी इस प्रकार रहेगी कि व्यक्ति के 21 वर्ष की उम्र तक होने तक आप उसको एक सुरक्षित स्थान मुहैया कराएंगे, जिससे कि उसके जीवन पर संकट ना आ जाए, बाकी चीजों पर संकट ना आ जाए। हम लोग देखते हैं कि बहुत बार जो मामले होते हैं उनको लेकर के जेल के अंदर भी लोगों में गुस्सा होता है, तो इसी वजह से चीजें जो होती हैं वह कहीं गड़बड़ा ना जाए। तो 21 वर्ष की उम्र तक तो आप एटलीस्ट उसको एक सुरक्षित स्थान पे रखेंगे, यह फिक्स है। यहाँ पर यह भी व्यवस्था की गई है कि मान लीजिए कि आपकी उम्र 17 वर्ष है, काउंट तो आपको एज ए किशोर किया जाना चाहिए, लेकिन आपका जो केस है वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह चल रहा है, एक वयस्क की तरह चल रहा है। उस स्थिति में आपको वह सुरक्षा नहीं मिलेगी जो सुरक्षा एक किशोर को मिलती है। यहाँ दो प्रकार की सुरक्षा होती है। पहली बात तो अयोग्यता से सुरक्षा, यानी कि कोई किशोर है, उसने कोई अपराध किया है तो उसको एक केस के तहत जिन मामलों में अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाता। वहीं दूसरी इंसिडेंट यहाँ पर यह होता है कि एक उचित अवधि के बाद व्यक्ति यानी कि जो किशोर है, किशोर के ऊपर जो दोष लगे होते हैं उसके दोष सिद्ध रिकॉर्ड को मिटा दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ताकि वह अपना आगे का जीवन अच्छे से बिता सके और कोई भी कलंक उसके कैरेक्टर पे या उसके इस प्रकार से केस के मामले में उसके ऊपर ना रहे। ये कुछ खास सुरक्षाएं जो एक किशोर को मिलती है, लेकिन अगर आपका केस वयस्क के रूप में चल रहा है तो व्यक्ति को यह सुरक्षाएं फिर नहीं मिलेंगी। क्या लगता है, मिलनी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? लेकिन फिर वयस्क जैसा केस चलता है तो वयस्क जैसा ही व्यवहार होगा, केस भी उसके अकॉर्डिंग चलेगा, सजा भी वयस्क के अकॉर्डिंग ही चले मिलेगी और सभी चीजें आगे उसी के प्रकार ही बढ़ती ही जाएंगी। यह सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है, यही हमारे देश का कानून आज के समय में कहता है। तो ये बात यहाँ ध्यान रखिएगा। अभी तो चीजें आगे नहीं बढ़ी है, कह रहे हैं कि जिला न्यायालय के तहत भाई अपील की जाएगी, लेकिन जिला न्यायालय में अगर अपील की जाती है और अपील करते हुए जिला न्यायालय या बाकी सभी जो तथ्य हैं वही मान लेते हैं कि जी हाँ बिल्कुल व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य वयस्क का कार्य है, वयस्क के अकॉर्डिंग ही मामला चलना चाहिए, तो वयस्क के अकॉर्डिंग मामला चलेगा। जो सजाएं वयस्क व्यक्ति को मिलनी चाहिए वह सब उसको मिलेगी और फिर सारी स्थिति इसके प्रकार ही होगी। ये सब कुछ संभव है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये पहला मामला है हमारे देश में जब हम किसी एक किशोर को वयस्क के रूप में काउंट कर रहे हैं? क्या पहला मामला या पहले भी हो चुका है? देखो, इस पूरे इंसिडेंट को लेकर के ना एक ना वेब सीरीज भी है, बहुत देखते हैं आजकल ना आप लोग, क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 3, उसमें भी ये बात मेंशन की गई थी, क्योंकि उसके अंदर जो एक लड़का था उसके ऊपर यह आरोप था कि उसने अपनी बहन की हत्या की है और हत्या काफी सनसनीखेज घटना थी। तो वहां भी बार बार चर्चा होती है कि एक एडल्ट के अकॉर्डिंग केस चलाया जाना चाहिए, ना कि एक माइनर के अकॉर्डिंग। वहां भी बात बहुत बात होती है। तो क्या हमारे देश में पहले ऐसा हुआ है कभी कि भाई इस प्रकार की जो चीजें हैं वह हुई हो, एक माइनर को एक अडल्ट काउंट किया गया हो? तो देखो ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं। मैं आपको अभी फिलहाल 3 इंसिडेंट बता देता हूँ। देखो, पहला इंसिडेंट जो है यह 2017 की एक घटना है, गुड़गांव के एक स्कूल में हुई थी। गुड़गांव के स्कूल की यह जो घटना थी, एक कक्षा 2 की बच्ची थी, उस कक्षा 2 की बच्ची के साथ यह घटना होती है। कक्षा 11 का एक लड़का होता है, वह उस बच्ची को वॉशरूम में मार देता है।
जब फिर बाद में केस चलता है तो फिर न्यायपालिका खुद ये बात मानती है कि भाई व्यक्ति ने जो काम किया है उसको पता था मैं गलत कर रहा हूँ, चीजें गलत हैं, उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, उसने फिर भी किया और इससे बच्चे की मृत्यु हो गई। तो उस समय इसका जो केस था एक वेस्क के अकॉर्डिंग चलाया गया था। इसके अलावा दूसरा केस हम लोग देखते हैं कि 2022 में भी एक इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ था, जिस दौरान मान लिया गया था कि भाई व्यक्ति का जो केस है वह एक वेस्ट के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। और अभी बीते दिनों हम लोग यह भी देखते हैं कि एक केस दिल्ली मर्डर केस था। दिल्ली मर्डर केस के दौरान भी व्यक्ति थे, पहले तो मर्डर केस के अंदर ही उनको सजा मिल रही थी, लेकिन बाद में फिर उनको चीजों में रिहा कर दिया गया था उम्र कम देख करके। लेकिन बाद में जब वह बाहर गए तो बाहर जाके उन्होंने फिर एक और व्यक्ति का मर्डर करने का प्रयास किया। मामला जब न्यायपालिका के सामने आया, न्यायपालिका ने भैया हाथ जोड़ ले कि देखो तुम भाई बाहर जाने लायक बिल्कुल भी नहीं हो, पिछली बार गलती हो गई तो तुम जेल में रहो और वेस्ट के अकॉर्डिंग ही तुम्हें ट्रीट किया जाएगा, तुम सुधरने वाली स्थिति में तो जा नहीं रहे हो, तो इसलिए बेहतर है कि तुम भाई जेल के अंदर ही रहो और पूरी की पूरी सजा को भुगतो। तो पहले भी हमारे देश में ये सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, हमारे देश में यह सब कोई नई बात नहीं है जो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं। पहले भी वेस्ट के अकॉर्डिंग मामले चल चुके हैं कई लोगों के ऊपर। चीजें क्लियर हैं सारी इतनी? तो यह सारी की सारी बात रही किस प्रकार से रहते हैं हमारे देश में केस, क्या क्या कैसे चलते हैं मामले वगैरह वगैरह, इनसे जुड़ी चीजें। तो अब अगर यह मामला हाईकोर्ट में जाता है, चीजें एक्सेप्ट होती हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग ही पूरा पूरा केस चलेगा। वहीं हम लोग कुछ खास बातें जान लेते हैं हमारे देश में सड़क दुर्घटना के बारे में और हिट एंड रन के केस के बारे में। तो हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं की अगर हम लोग बात करें तो हर वर्ष जो दुर्घटनाओं की स्थिति हम लोग लगता है कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है सड़क दुर्घटना के अंदर, ठीक है। और ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े विश्व में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। वहीं इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इन पूरी मौतों में से सबसे अधिक यानी कि 75% मौतें जो लोगों की हो रही हैं, ये ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रही है। भारत में हम लोग यह देखते हैं कि 100 दुर्घटनाओं में जो मौतों की संख्या है वह लगातार बढ़ रही है। 100 दुर्घटनाएं वर्ष 2000 का आंकड़ा लेते हैं तो पता लगता है कि 100 दुर्घटनाओं में 20.2% ही लोगों की मृत्यु हुआ करती है। यानी कि अगर 100 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है तो मात्र लगभग मान सकते हैं कि 20 लोग ही उसमें मृत्यु होती थी, बाकी लोग सब जीवित रहते थे, ज्यादा गंभीर एक्सीडेंट उस समय नहीं होते थे। लेकिन 2022 में चीजें काफी बढ़ गई हैं और आज के समय में 100 लोगों के एक्सीडेंट में लगभग 36.5% लोगों की मृत्यु हो जा रही है, यह भी देखने को मिल रहा है। तो संख्या काफी बढ़ रही है। ये बात हो रही है रोड एक्सीडेंट के अंदर लोगों की मृत्यु की। अगर हम लोग बात करें हिट एंड रन केसेस की हमारे देश में क्या स्थिति है फिलहाल आज के समय में, तो यह भी काफी ज्यादा गंभीर है। एनसीआरबी डाटा रिलीज करता है तो एनसीआरबी बता रहा है कि वर्ष 2022 में 47,806 हिट एंड रन की घटनाएं दर्ज की गई और इन 47,806 हिट एंड रन की घटनाओं के अंदर लगभग 50,815 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। हमारे पास जो सड़क दुर्घटना को लेकर के रिपोर्ट आती है वह बताती है कि कौन कौन से लोग अधिक सुभेद्य हैं। तो सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है वो सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों को रहता है। पैदल चलने वाले या कमजोर सड़क उपयोगकर्ता जो हैं उन लोगों पर सबसे अधिक संकट है। लगभग 53% लोग माने जा रहे हैं इस प्रकार से यह थोड़ा चिंता में विषय में है और इनके ऊपर थोड़ा खतरा ज्यादा रहता है। वहीं 2 पहिया वाहन और 3 पहिया वाहन चलाने वाले लोग 21% संकट में माने जाते हैं। वहीं 6% संकट में माने जा रहे हैं साइकिल चालक और ई स्कूटर वाले 3%। यह स्थिति है हमारे देश में कि इस प्रकार से दुर्घटना हो रही है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किस स्तर के हो रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम कम आंकड़ा हम लोग देख रहे हैं। तो अगर आप सामान्य रूप से सड़क पर चलते हैं थोड़ा ध्यान से चला कीजिए। ये बात हुई किस प्रकार के आंकड़े बता रहे हैं। वहीं हमारे देश का हिट एंड रन जो लॉ है वह क्या कहता है, इसको भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि बीते दिनों हिट एंड रन लॉ जो है हमारे देश का बहुत ज्यादा चर्चाओं में था। हम देख रहे थे कि ट्रक चालक जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। दरअसल हमारे देश का कानून बदला गया है, ये हम सभी जानते हैं। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रयोग में ली जाएगी। इसके अंदर 2 धाराएं हैं। धारा है 106(1) और 106(2). अब दरअसल 106(1) यह कहती है कि मान लीजिए आप सड़क पर कार चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति चोटिल है, लेकिन आपने क्या किया कि आपने उस समय पूरी फॉर्मेलिटीज की, यानी कि आपने पुलिस को संपर्क किया, व्यक्ति को जो चोट लगी हुई है आपने हॉस्पिटल पहुंचाया, उसको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वह ट्रीटमेंट करवा दिया। अगर आपने पूरी फॉर्मेलिटीज की हैं, व्यक्ति को ठीक ठाक आपने पहुंचा दिया हॉस्पिटल, उसका जीवन बच जाता है। या अगर मान लो कोई मिसहैपनिंग हो भी जाती है, लेकिन उस सब के बावजूद हम जो मामला है हम लोग के सामने वह यह कहता है कि आपने पूरा प्रयास किया घटना हो जाने के बाद, तो देखो आपके लिए सजा है वह सजा रहेगी 5 वर्ष। तो सजा तो मिलेगी, जरूरी है 5 वर्ष की सजा मिलेगी क्योंकि आपने एक्सीडेंट किया है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा। चीजें क्लियर है। लेकिन इसी के साथ ही मान लीजिए कि आपसे गाड़ी ठुक तो गई, आपने एक्सीडेंट रोड पे कर दिया, लेकिन आप प्रशासन को नहीं बता रहे हैं, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, पुलिस को नहीं बुला रहे हैं, व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर के नहीं जा रहे हैं, आप भाग गए छोड़ करके, और आपके छोड़ के भागने की वजह से भाई या तो चीजें गड़बड़ा गई या फिर व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ये हिट एंड रन केस लगेगा। और हिट एंड रन केस की स्थिति में जो केस दर्ज होगा वह दर्ज होगा धारा 106(2) के तहत, और 106(2) के तहत जब केस दर्ज होगा तो देखो 10 वर्ष का कारावास भी लगाया जाएगा। इसके अलावा 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आपके ऊपर आरोपित किया जाएगा। यह व्यवस्था कर दी गई हमारे कानून में।
तो काफी ज़्यादा कड़ा कानून है, 7 लाख का जुर्माना और 10 वर्ष के कारावास की बात यहाँ पर हो रही है। तो कड़े कानून की वजह से हम देख रहे थे कि प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अभी फिलहाल चीजें जो हैं वह थोड़ा होल्ड पे रखी गई है, कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, लेकिन देखते हैं सरकार हमारे देश की क्या कहती है चीजों के लिए। लेकिन आज के समय में जो हमारे जो हिट एंड रन कानून है वह यही सारी बातें करता है। चीजें क्लियर हैं? तो इस मामले में आगे क्या होना चाहिए, क्या ऐसी रहनी चाहिए स्थिति, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और इसके साथ साथ ही कैसी लगी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन ये बाकी साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जो प्रश्न आप लोग को मैंने शुरू में दिखाया था, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग चीज़ अच्छे से समझ गए हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल बाकी साथियों तक शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक के बिना ना जाए। बाकी बातें हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप आंसर देख लीजिए, आपको आंसर चाहिए होगा। तो यह इस प्रकार आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ सही रहा होगा। तो बाकी बातें अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।